हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जॉर्ज ऑरवेल का एक ऐसे है नेशनलिज्म, नोट्स ऑन नेशनलिज्म। इस ऐसे पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। तो जॉर्ज ऑरवेल begins his essay Notes on Nationalism by admitting that nationalism is not really the right word। जॉर्ज ऑरवेल अपना जो ये ऐसे है जिसका नाम है नोट्स ऑन नेशनलिज्म, इसमें ये स्वीकार करते, जब ये ऐसे को शुरू करते तो वो ये एडमिट करते हैं कि नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद वो वास्तव में एक राइट वर्ड नहीं है, बट समथिंग ऑफ एन अप्रोक्सीमेट टर्म फॉर व्हाट ही मीन्स टू बी डिस्कसिंग। बल्कि वो एक अप्रोक्सीमेटली एक टर्म है जिसको कि वो डिस्कस करने जा रहा है, जिसकी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक्सप्लेन करते हैं, बाय नेशनलिज्म I mean first of all the habit of assuming that human beings can be classified like insects and that whole blocks of millions or tens of millions of people can be confidently labeled good or bad। तो वो ये कहते हैं कि नेशनलिज्म से मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम ह्यूमन बीइंग्स को इंसेक्ट, कीड़े की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि लाखों या हम करोड़ों लोगों को हम एक साथ अच्छा, गुड या बुरा कह सकते हैं। कॉन्फिडेंटली हम लाखों करोड़ लोगों को एक साथ, होल ब्लॉक एक साथ हम अच्छा या बुरा कह सकते हैं। बट सेकेंडली, दूसरी बात वो कहते हैं, एंड दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, और एक बात ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मीन द हैबिट ऑफ आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अ सिंगल नेशन और अनदर यूनिट, placing it beyond good and evil and recognizing no other duty than that of advancing its interest। वो कहते हैं कि जो ये हैबिट है, हैबिट क्या है कि किसी एक सिंगल नेशन या दूसरे नेशन के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना और उसे अच्छा या बुरा बताना, और उसे इसके अलावा उसके जो इंटरेस्ट है, उस नेशन के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के अलावा हमारा और कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये जो चीज है ये है नेशनलिज्म। जब हम किसी एक देश के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम उसे अच्छा या बुरे से आगे रख देते भी, हम उसको ये नहीं बताएंगे कि जो भी करेगा वो देश सही है या जो वो कर रहा है वो गलत है। नहीं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमेशा इसके इंटरेस्ट को हम आगे लाएंगे। एल्सवेयर, कहीं और, ही डिस्क्राइब नेशनलिज्म मोर सिंपली, एक जगह उन्होंने नेशनलिज्म को और सिंपल वे में ये बताया, द लुनेटिक modern habit of identifying oneself with large power units and seeing everything in terms of competitive prestige। कि अगर हम, ये ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागलपन, हमारे अंदर एक बड़ी मॉडर्न पागल सी हैबिट है कि हम क्या करते हैं, अपने आप को लार्ज पावर यूनिट के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हर एक चीज को हम उस प्रेस्टीज के अकॉर्डिंगली देखते हैं। दैट इज ही कॉल्ड्स नेशनलिज्म। Writing immediately following the Second World War and just at the beginning of the period of decolonization, Orwell surely selected nationalism। सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद ही इन्होंने इसको लिखा था, और उस समय डीकोलोनाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, तो ऑरवेल ने जो नेशनलिज्म को सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया, एज अपोज टू चोविनिज्म एंड और फैंटास्टिसिज्म। चोविनिज्म जो है, चाउइनिज्म जो है, ये एक तरह का अति, हम उसे कह सकते हैं कट्टर। फैंटेसिज्म भी कट्टरपन होता है, उन्होंने कट्टरपन के विरोध में चुना नेशनलिज्म को। फॉर साउंड बट हिस्टोरिकली स्पेसिफिक रीजन, और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐतिहासिक कारणों से उन्होंने इस बात को चुना। टुडे
he may have chosen fundamentalism though it is equally far from his specific meaning। हालांकि आज हो सकता है उन्होंने फंडामेंटलिज्म को चुना हो और उसके वो फंडामेंटलिज्म भी जो उसका स्पेसिफिक मीनिंग है उससे दूर है। ही लेटर प्रोड्यूस्ड अ होल वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस ऑफ थॉट। उन्होंने इस बात को बचाने के लिए एक पूरी वोकैबुलरी का निर्माण किया। वो वोकैबुलरी क्या थी? ब्लैक, व्हाइट, क्राइम, स्टॉप, डबल थिंक, गुड थिंक। यानी कि ब्लैक व्हाइट, क्राइम स्टॉप, डबल थिंक, गुड थिंक, ये पूरी एक थॉट की वोकैबुलरी थी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द काइंड ऑफ अटैचमेंट द नेशनलिस्ट फॉर्म्स, नॉट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि जो नेशनलिस्ट वाले जो हैं वो किस तरह से अटैचमेंट लगा देते हैं। द इमोशन, वो कहते हैं जिस भावना की मैं बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग अबाउट, डज नॉट ऑलवेज अटैच इटसेल्फ टू व्हाट इट्स कॉल्ड अ नेशन। वो कहते हैं जिस इमोशन की मैं बात कर रहा हूं ना, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा किसी देश से अपने आप को अटैच कर लो। इट कैन अटैच इटसेल्फ टू अ चर्च और अ क्लास। जो भावना की मैं बात कर रहा हूं वो हम किसी चर्च से भी जोड़ सकते हैं, हम वो किसी क्लास से भी जोड़ सकते हैं। और इट में वर्क इन ए मियरली नेगेटिव सेंस, या हम अगर कोई नेगेटिव बात करते हैं अगेंस्ट समथिंग और अदर और विदाउट द नीड ऑफ एनी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट ऑफ लॉयल्टी। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये किसी चीज के खिलाफ हो सकती है, या लॉयल्टी जो वफादारी है उसके बिना भी ये हो सकती, जिस इमोशन की मैं बात कर रहा हूं। विद इन दिस फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑरवेल लिस्ट 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिस्ट थॉट। इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑरवेल ने इस नेशनलिस्ट विचार के 3 प्रमुख लक्षण बताए हैं, विशेषताएं बताई हैं। पहली है ऑब्सेशन, यानी कि जुनून। एज नियरली एज पॉसिबल, जहां तक हो सके, नो नेशनलिस्ट एवर थिंक, टॉक और राइट अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट द सुपीरियरिटी ऑफ हिज ओवन पावर यूनिट। जहां तक हो सके कोई भी जो राष्ट्रवादी, कोई भी जो नेशनलिस्ट है, वो अपनी देश की अलावा किसी और देश की सुपीरियरिटी के बारे में सोचता नहीं है, बात नहीं करता है, और यहां तक कि वो लिखता ही नहीं है। His special mission is to prove that his chosen nation in all respects better than its rival। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो ये बताता है कि जो उसका देश है वो अपने दुश्मनों से हर हाल में बेहतर है। Therefore, even to the outer limit of plausibility, यहां तक कि किसी भी तरफ जाएं, any question may be tracked back to its central issue। जहां तक भी आप जाओगे ना, किसी भी क्वेश्चन को वो इस सेंट्रल इशू पर लेकर आता है। नो डिटेल इज इनडिफरेंट, नो फैक्ट इज नेचुरल। कोई भी डिटेल इसमें जरूरी नहीं है, कोई भी फैक्ट जो है वो नेचुरल नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। बस वो ऑब्सेस है, जहां तक हो सके वो यही सोचता है कि उसका जो कंट्री है वो एक सुपीरियर कंट्री है। इनस्टेबिलिटी, यानी कि अस्थिरता, स्टेबिलिटी थी स्थिरता। The content of nationalist belief and even the object of his devotion is liable to change as circumstances do। कोई भी जो नेशनलिस्ट है उसका जो विश्वास है, बिलीफ मतलब विश्वास, और यहां तक कि जो उसकी भक्ति है वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली बदल सकती है। What remains consistent is the nationalist is his own state of mind। बस कोई भी मतलब कभी भी उसका जो विचार है वो बदल सकता है, बस क्या क्या नहीं बदलता है, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी जो दिमाग की, जो उसकी जो मन की स्थिति है ना, वो नहीं बदलती है। द रेलेंटलेस, रिडक्टिव, अनकॉम्प्रोमाइजिंग फर्वर, वो लगातार रिडक्टिवली, अनिच्छिक वे में, अनकॉम्प्रोमाइजिंगली वो जोश से ये काम करता रहता है। The point is to keep oneself always in a frenzied zone concerning vicarious constant of honor, which indulging in spasms of rage over perceived insult or in sadistic ecstasy celebrating some new trump।
बस वो क्या करते हैं कि वो हमेशा एक फ्रेनाइज्ड स्टेट, फ्रेनाइज्ड मतलब जुनून की स्थिति में रहते हैं, वो एक जुनून की स्थिति में रहते हैं और वो हमेशा अब वहां पर वो क्या है कि वो सम्मान के लिए हमेशा एक कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, जहां पर वो क्या करना किसी भी स्थिति में, चाहे वो किसी स्थिति में उनका कोई अपमान हो गया हो या किसी नई जीत के अंदर दूसरे लोग दुखी, मतलब दूसरे लोग खुशियां मना रहे हैं और ये बंदे क्या, ये बंदे दुखी होते हैं। इट इज ए सिंगल माइंडेड इंटेंसिटी दैट मैटर, नॉट दी ऑस्टेनेबल कॉज। यहां पर क्या है, ये एक सिंगल माइंडली इनका दिमाग इसी बात में लगा रहता है, कोई कारण नहीं है, बस इनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि इन्होंने हमेशा अपने आप को एक टेंशन में ही रखना है। इंडिफरेंस टू रियलिटी, वास्तविकता के प्रति उदासीनता। Nationalists achieve by instinct the kind of double think that the denizen of airstrip one cultivated by conscious efforts. ये हमेशा डबल थिंक बात करते हैं, हमेशा दोहरेपन को उसी तरह से करते हैं जिस तरह से एयर स्ट्रिप वन के रहने वाले, जो जिस तरह का दोहरापन एयर स्ट्रिप वन के रहने वालों ने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है ना, वो इस चीज को हमेशा से अपने इंस्टिंक्ट से प्राप्त करते हैं। नेशनलिज्म इज पावर हंगर, नेशनलिज्म इज पावर हंगर टेम्पर्ड बाय सेल्फ डिसेप्शन। जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद है, ये हमेशा धोखे से प्राप्त सत्ता का भूखा होता है। एवरी नेशनलिस्ट इज कैपेबल ऑफ द मोस्ट flagrant dishonesty, but he is also, since he is conscious of serving something bigger than himself, unshakably certain of being in the right. हर एक राष्ट्रवादी जो है वो एक बहुत डिसऑनेस्टी, सबसे बड़े धोखे के लिए, धोखा करने में कैपेबल है, सक्षम है, उसमें एक हिम्मत है, उसमें एक कला है कि वो सबसे बड़ा धोखा कर सकता है। लेकिन वो हमेशा क्या ये सोचता है कि मैं अपने से ज्यादा बड़ा कुछ काम कर रहा हूं, इसलिए वो सोचता है कि मैं तो एकदम सही काम कर रहा हूं। उसका फंडामेंटल बिलीफ क्या है, वो ये फील करता है कि मेरा जो, मैं जो सोच रहा हूं दैट मस्ट बी ट्रू, वो तो बिल्कुल सही है, इसलिए द फैक्ट्स विल हैव टू बी मेड टू फिट। इसलिए वो जो फैक्ट बनाता है ना, मतलब जो वो हमेशा सोचता है कि जिस देश को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जो मेरा देश है वो एकदम सही है, इसको इसमें फिट करने के लिए वो हमेशा नए नए फैक्ट्स बनाता है। मान लीजिए कि अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं, मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं, मुझे तो बस थोड़ा बहुत टीमों के नाम पता है कि मान लीजिए आप न्यूजीलैंड की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए आपकी जो न्यूजीलैंड की टीम है वो हार गई, वो भी एक तरह का नेशनलिज्म है, वो हार गई, तो उसमें उन्होंने क्या करना है, वो आप ये नहीं कहोगे कि टीम बेकार खेल ली, उनके प्लेयर्स को खेलना नहीं आता है, वो बस वो क्या करेंगे, वो ये बताएंगे कि आज ना पिच खराब थी, वो ये बताएंगे कि सामने वाली टीम ने चीटिंग कर ली। मतलब कैसे ना कैसे आप तीनों पॉइंट्स को वहां फिट कर सकते हैं। पहला है ऑब्सेशन, उनमें जुनून है कि हमेशा उनकी टीम ही जीतेगी, वो हमेशा ये बताएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम की बैटिंग बहुत बढ़िया है, बॉलिंग बहुत बढ़िया है, फील्डिंग बहुत बढ़िया है, उनका सब कुछ A1 है। दूसरी बात है इंस्टेबिलिटी, अगर आप इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे, उनमें हमेशा एक जबरदस्त जुनून रहेगा, एक जबरदस्त जुनून रहेगा। मान लीजिए कि सामने वाली टीम जो है वो जीत गई है, मान अब देखिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें तो वहां पे एक स्पोर्ट्समैनशिप से खेलना है, लेकिन वो दूसरी की टीम की जीत में ना वो ये सोचेंगे यार कि मान लो आज न्यूजीलैंड की टीम, मान लो आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले खुश हो रहे हैं, वो उसमें भी दुखी होंगे, वो कहेंगे यार हमारी टीम नहीं जीती। बस इनकी सोच हमेशा यही रहती है और इनको रियलिटी के मतलब कोई नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि सामने वाली टीम कैसी है, बस वो तो ये हमेशा जीतते रहेंगे कि वो कहते हैं हाँ हाँ साहब हमारी टीम सबसे बढ़िया है। इसके बाद इन्होंने नेशनलिज्म के कुछ पॉइंट्स बताए हैं, टाइप्स बताए हैं। पहला है पॉजिटिव नेशनलिज्म, जैसे कि अगर कोई अपने देश के लिए करता है, जैसे कि सिलेक्टिव नेशनलिज्म और जियोनिज्म। जैसा कि
सिलेक्टिक या नेशनलिज्म, जैसे कि आपको पता है ना, इंग्लैंड के 3 पार्ट्स हैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो आयरलैंड वालों को हम सिलेक्टिव कहते हैं। तो जो सिलेक्टिव, जो आयरलैंड के लोग अपने देश से प्यार करते हैं, दैट इज ए पॉजिटिव नेशनलिज्म। फिर है नेगेटिव नेशनलिज्म, जो कि किसी एक देश के खिलाफ होता है, जैसे कि एंटीसेमिटिज्म, ज्यूस जो यहूदियों के खिलाफ था, या ट्रोटकेसिज्म जो कि एंटी सोवियत, ट्रोटेस की जो एंटी सोवियत वर्जन है। एंड थर्ड है ट्रांसफर्ड नेशनलिज्म, जब हम किसी एक रेस, क्लास या कंट्री के साथ में हम नेशनलिज्म करते हैं, जैसे कि यूएसएसआर। अब क्या होता है कि मान लो हम अपने देश को करते हैं, और यूएसएसआर का, जैसे ब्रिटेन वाले जो हैं वो अपने देश को तो कि अपने देश के प्रति तो नेशनलिस्ट है, पर यूएसएसआर के प्रति वो नेशनलिस्ट नहीं है, दैट इज ट्रांसफर्ड नेशनलिज्म। अब वो बात करते हैं कि नेचुरली it is possible to hold any of these belief and not come to nationalism in the Orwellian sense। अब वो कहते हैं कि अगर हम, अब हम क्या इनमें से किसी भी बात को डायरेक्ट तो कवर नहीं कर सकते हैं, और ऑरवेलियन तरीके से तो हम कंफर्मली नहीं कर सकते हम, क्योंकि इन्होंने जो ये तरीके बताए ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, अब इनको बताना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को भी। पॉजिटिव तो समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया, लेकिन ये ट्रांसफर्ड नेशनलिज्म जो है ये क्लियर नहीं होता। Problem is not inherent to any specific body of thought, just as no particular theory will guarantee an immunity। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी जो है ना, हम उसको कवर नहीं कर सकते। जो पॉजिटिव होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव हो सकता है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर्ड भी हो सकता है, तो हम इसको कवर नहीं कर सकते हैं। द इश्यू इज लेस फिलोसफिकल कंटेंट एंड मोर द सब्जेक्टिव मैनर बाय विच द इंडिविजुअल रिलेट टू। ये जो बात है ये थियोरटिकल या फिलोसफिकल कम है, बल्कि सब्जेक्टिव ज्यादा है। हर आदमी जो है, हो सकता है कि किसी आदमी को आप मिलो, वो अपने आप को पॉजिटिव मानता हो, पॉजिटिव नेशनलिस्ट मानता हो, और उसको मिलने के बाद आपको नहीं साहब ये तो नेगेटिव नेशनलिस्ट है। हो सकता है कि आपको जो नेगेटिव लगता हो किसी तीसरे पर्सन को वो पॉजिटिव लगता हो, तो इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये फिलोसफिकल नहीं है, बस ये एक सब्जेक्टिव मैनर है। द नेशनलिस्ट होल्ड हिज स्पेशल डॉक्ट्राइन not only by the unaccessible truth but also an absolute standard by which the truth may be judged। अब जो नेशनलिस्ट है वो अपना जो उनका स्पेशल सिद्धांत है, वो उसको वो सत्य के ऊपर नहीं पकड़ते हैं, बल्कि वो उसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं, जिस स्टैंडर्ड पर आप किसी सच को जज कर सकते हैं। इट्स स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू मॉरल और फिलोसफिकल मैटर एंड ऑल क्वेश्चन वाइदर ऑफ फैक्ट और वैल्यू मे बी आंसर्ड इन एडवांस बाय रेफरिंग टू नेशनलिस्ट क्रीड और more precisely to the competitive prestige of the power unit to which he has committed himself। अब यहां पर वो एक अच्छी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए, वो यहां पे इस पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि जो ये नेशनलिस्ट वाले हैं ना, ये केवल पॉलिटिकल और या मोरल मैटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये करते हैं, वो हर क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी फैक्ट का उसकी कोई भी वैल्यू हो, वो नेशनलिस्ट की क्रीड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और अगर हम बात करें तो वो उस देश की प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जिस देश के प्रति वो नेशनलिस्ट ने अपने आप को कमिट कर लिया है। द डेंजर ऑफ नेशनलिस्ट थिंकिंग एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड एनी पर्टिकुलर एरर। देखिए, अगर कोई पर्सन इस तरह से सोचता है तो वो बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है। एंड इवन बियॉन्ड द मूवमेंट दैट बिकम इन्फेक्टेड विद इट। और यहां तक कि वो जो मूवमेंट्स हैं, उन आंदोलनों से भी परे हो जाता है। फॉर वंस नेशनलिस्ट स्प्रेड फास्ट a certain point it will tend to degrade the overall quality of political debate। अगर एक बार एक सीमा से अधिक नेशनलिज्म फैल जाता है तो पॉलिटिकल डिबेट की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, क्योंकि तब हम एक ही बात करते हैं, with the country और against the country and therefore the political thought, इसके कारण वो political thought भी down हो जाते हैं। and because no fact or idea is irrelevant to nationalist ambition ultimately all thought। और क्योंकि आइडिया, जो कोई भी आइडिया है वो नेशनलिस्ट एम्बिशन के
से इरेलीवेंट नहीं होता है, इसलिए सारे विचार जो हैं वो बस एक ही बन जाते हैं, विद द कंट्री और विदाउट द और अगेंस्ट द कंट्री। अब यहां पर अपनी डायरी में उन्होंने एक बहुत बड़ा पैसेज दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे करते हैं। वी आर ऑल ड्राउनिंग इन फिल्थ, हम सब क्या है, फिल्थ कीचड़ में गिर रहे हैं। When I talk to anyone or read the writing of anyone who has any axe to grind, I feel that intellectual honesty and balanced judgment have simply disappeared from the face of the earth. अगर आप मान लीजिए कि अगर मैं किसी की भी राइटिंग्स को पढ़ता हूं या किसी से भी बात करता हूं जिसका मुझसे कोई बात करने का कोई कोई एक मोटिव है, तो मैं क्या करता हूं कि जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती थी या जो बैलेंस जजमेंट होता था वो दुनिया से गायब हो गया है। Everyone's thought is forensic. Everyone is simply putting a case with deliberate expression of his opponent's point of view, and what is more, with complete insensitiveness to any suffering except those of himself or his friends. हर एक आदमी क्या करता है, हर एक आदमी अपना एक केस आगे लेके आता है जहां पर वो सामने वाले के विचारों को दबाना चाहता है, और खास करके वो उस किसी भी आदमी का कोई दुख है ना, उसके प्रति वो इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, बस उसको सिर्फ अपने और अपने दोस्तों के दुख नजर आते हैं। One notice that in the case of people one disagree with, such as fascist or pacifist, but in fact everyone is the same. हर एक बंदा ये बात तो मान लेता है कि कोई बंदा फासिस्ट होता है और फासिस्ट जो हिटलर वगैरह के साइड में थे, या पैसिफिस्ट या शांतिवादी है, लेकिन एक बात है, हर एक आदमी तो सेम है। एटलीस्ट एवरीवन हु हैज डेफिनेट ओपिनियन, जिस आदमी का कोई ना कोई ओपिनियन है ना, वो हर बंदा सेम है। एवरीवन इज डिसऑनेस्ट, हर एक बेईमान है, एंड एवरीवन इज अटरली हार्टलेस टुवर्ड पीपल who are outside the immediate range of his own interest or sympathy। और हर एक बंदा जो है वो हार्टलेस है, निर्दयी है उन लोगों के लिए जो उसके इंटरेस्ट या सिंपैथी से दूर है। मतलब हम अपने अपने और अपने ग्रुप की केयर कर रहे हैं, बाकी किसी की केयर हम नहीं कर रहे हैं। What is the most striking of all is the way sympathy can be turned or off like a tap according to political expediency। और सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है कि मैं हो सकता है आज आपकी तरफ सिंपैथी करूं और कल हो सकता है मैं आपकी तरफ सिंपैथी ना करूं। जैसे हम एक नल को खोलते और बंद करते हैं, उसी तरह हमारी सिंपैथी भी जो है वो बंद हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर मेरे आपसे पॉलिटिकल विचार नहीं मिलते हैं तो मेरी आपके प्रति सिंपैथी नहीं होगी। आई एम थिंकिंग नॉट थिंकिंग ऑफ लाइंग फॉर पॉलिटिकल एंड्स, बट ऑफ एक्चुअल चेंज इन सब्जेक्टिव फीलिंग। मैं यहां पर उन झूठों की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग पॉलिटिकल एंड के लिए, मतलब पॉलिटिक्स में कोई फायदा कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या करते हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं आम आदमी की फीलिंग में चेंज आ गया है। बट इज देयर नो वन हु हैज बोथ फर्म ओपिनियन एंड ए बैलेंस आउटलुक, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका एक फर्म ओपिनियन हो, जिसका एक किसके मजबूत विचार हो और बैलेंस आउटलुक हो। एक्चुअली देयर आर प्लेंटी, बहुत हैं, बट दे आर पावरलेस, पर उनके पास ताकत नहीं है। ऑल पावर इज द हैंड ऑफ पैरानोइक्स, सारी जो ताकत है वो इन पैरानोइक्स, इन मेंटली डिस्टर्ब लोगों के बारे में है, जिन लोगों के विचार अलग हैं। Political discussion in such a setting cannot constitute an attempt to get at the truth or achieve some degree of mutual understanding or to persuade others of one's view or even simply to make oneself understood। ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन हम कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल डिस्कशन से हम कोई सच प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या हम कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं, बस या हम किसी को अपने विचारों के बारे में नहीं बता सकते हैं, या हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि किसी दूसरे को आदमी खुद को ही समझ जाए। इस पॉलिटिकल डिस्कशन से कुछ नहीं होगा जब अगर आपके सामने ऐसी नेशनलिस्ट सेटिंग होगी। It is instead a kind of game in which both the victory and the stake are largely imaginary। ये तो एक ऐसा गेम बन गया जिसमें हार और जीत जो है वो बिल्कुल काल्पनिक है।
ऑरवेल एनालाइज द नेशनलिस्ट मोटिव। ऑरवेल ने जो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट हैं उनके मोटिव को विश्लेषण एनालाइज करते हुए बताया है, what he wants is to feel that his own unit is getting the better of some other unit। वो हमेशा हमें ये बताना चाहता है कि वो जिस जिस साइड में है वो वाली साइड दूसरी साइड से बेटर हो रही है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप न्यूजीलैंड की साइड हैं, साहब देखिए मैं इंडिया का पर्सन हूं, पर यहां कोई डिबेट ना हो इसलिए मैंने न्यूजीलैंड का नाम लिया है, कोई ऑफेंसिव वे में नहीं कहा है। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो न्यूजीलैंड की जो जिस टीम के आप सपोर्टर हैं वो टीम बेटर होती जा रही है, एंड ही कैन मोर इजीली डू दिस बाय स्कोरिंग ऑफ एन एडवाइजरी दैट बाय एग्जामिनिंग द फैक्ट टू सी वाइदर द स्पोर्टिंग। और ऐसा बताने के लिए वो क्या करता है, वो फैक्ट्स को दिखाता है, जिन फैक्ट्स में वो बेटर होता है उन फैक्ट्स को वो बता देता है। Since both sides are as a rule equally uninterested in what happens in the real world, the outcome of such dispute is always entirely inconclusive। क्योंकि अब देखिए मान लीजिए मैं एक टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, आप बी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों जब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी हमने आइडिया निकाला ना, जो भी हमने इन सब की डिस्कशन से जो भी बात निकलेगी, आप बोलोगे ए बेटर है, मैं बोलूंगा बी बेटर है, तो वो जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष बिल्कुल इनकंक्लूसिव होगा, वो निर्णय नहीं ला सकते आप। एंड ईच कंसिस्टेंट इनवेरिएबली बिलीव हिम टू हैव वोन द विक्ट्री। हर बंदा यही सोचेगा कि मैं जीत गया हूं। Facts are selected or suppressed in order to make a cause if need be। The necessary facts are simply invented or controversially erased। अब देखिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हम फैक्ट्स को या तो सिलेक्ट करते हैं या दबा देते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम झूठे फैक्ट्स ही बना देते हैं या झूठे फैक्ट सच्चे फैक्ट्स को हम खत्म कर देते हैं। In this sort of competition, it is nearly inevitable that the fantasies come to stand in for facts, fallacies overtake arguments, and character assassination become a favorite tactics on all sides। इस तरह के कंपटीशन में क्या बनता है कि जो कल्पनाएं हैं वो हम कल्पना को ही फैक्ट बता देते हैं। मेरे को पता है मेरी टीम का बैट्समैन बेकार है, पर मैंने कल्पना कर ली सर वो बहुत बढ़िया है, तो मैंने उसको बता दिया। फैलेसीज, हम आर्ग्यूमेंट्स के बदले हम झूठी बातें करने लग जाते हैं। और करेक्टर असैसिनेशन, और हम दूसरे के सामने वाले टीम के प्लेयर्स को के करेक्टर पर अटैक कर देते हैं। ए फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी सून सेटल ओवर एवरी अकाउंट। हर जगह पर एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, which make it harder and harder to discover what is actually happening। अगर हम दोनों की डिस्कशन कोई सुन रहा है ना तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी टीम सही है कौन सी टीम गलत है। and therefore make it easier to clung to lunatic belief। इसलिए आदमी अपने पागल विश्वासों के साथ चिपक जाता है। since nothing is quite proved or disproved, the most unmistakable fact can be imprudently denied। ना तो मेरी कोई बात सही साबित हुई है ना मेरी कोई बात गलत साबित हुई है। इसके कारण क्या होता है, इस तरह से बातों से ये होता है कि जो जो अनमिस्टेकेबल फैक्ट है उसे हम मना कर देते हैं। बट नो मैटर, पर कोई बात नहीं, अनसर्टनली क्विकली कर्डल इनटू इनडिफरेंस। जो अनसर्टनिटी है वो बाद में इंडिफरेंस बन जाती है। फैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है या दबा दिया जाता है ताकि केस बन जाए। और जो लाइन ऊपर आई थी ये सेम लाइन है। और जरूरत पड़े तो हम ओरिजिनल फैक्ट्स को इन्वेंट कर लेते हैं, उनको खोज लेते हैं और कॉन्ट्रावर्सली हम उन्हें उड़ा देते हैं। What worried Orwell most was that the individual people, perhaps millions of them, might come to draw their sense of integrity from the willing submission to shifting dogma। ऑरवेल को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि बहुत सारे लोग हैं, जो ये लाखों लोग हैं, वो भी क्या करेंगे, उनकी जो इंटीग्रिटी है उसको छोड़ देंगे और वो इन डोगमास की तरफ चले जाएंगे, ना कि वो सच की तरफ जाएंगे। एंड डिमांड ऑफ वंस ओवन कंसाइन, ना वो सच की तरफ जाएंगे ना अपनी ओवन कंसाइन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, बल्कि इन लोगों की बात सुनकर इनकी तरफ हो जाएंगे। देन दे मे cease to recognize that such thing as fabricating evidence and slandering your opponent was possible or simply even dishonest।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत जबरदस्त ऐसे है ये, ऐसे आज की करंट उसके ऊपर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि जब लाखों लाखों लोग इन लोगों की फालतू की बकवास सुन लेंगे, तो उसके जो इन्होंने ये झूठे सच्चे एविडेंस साबित किए हैं, और वो उन लोगों को क्या करेंगे, वो उन लोगों को पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस तरह ने झूठे फैक्ट्स बना दिए या अपने अपोनेंट्स की निंदा की है, सिर्फ बेईमानी से की है। He found the thought frightening. उसको ये विचार ही बड़ा डरावना लगा, because it often give me feeling that very concept of objective truth is fading out of world. उससे उसको लगा कि इस दुनिया में जो सच है ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। In 1984 he presses the tendency to its logical conclusion. 1984 के अंदर तो उसने ये बात बताई थी, ओ ब्रायन द इनर पार्टी ऑफिशियल, द टीचर टॉर्चरर लेक्चरर पुअर विंस्टन स्मिथ इन हिज सेल विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ लव। और 1984 में उसने दिखाया था कि ओ ब्रायन जो इनर पार्टी के अधिकारी थे, टीचर टॉर्चरर थे, वो विंस्टन स्मिथ को अपनी सेल के अंदर लेक्चर देते हैं। वही द पार्टी कंट्रोल ऑल रिकॉर्ड, हम जो पार्टी हैं पूरा रिकॉर्ड कंट्रोल करते हैं, एंड वी कंट्रोल ऑल मेमोरीज, और हम सभी यादों को भी कंट्रोल करते हैं, हम पास्ट को कंट्रोल करते हैं। तुम मानते हो कि जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव है, एक्सटर्नल है, एग्जिस्टिंग है, पर मैं आपको एक बात बता दूं विंस्टन, कि रियलिटी एक्सटर्नल नहीं है, रियलिटी हमारे दिमाग के अंदर है और कहीं नहीं है। किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के दिमाग में नहीं है जो गलतियां कर सकता है, और वो बात खत्म भी हो सकती है। ये रियलिटी किस में है, ये पार्टी के दिमाग में है, जो कि कलेक्टिव है और इमोरल है। पार्टी का दिमाग अमर है, बाकी लोगों का दिमाग, जैसे मेरे दिमाग आपका दिमाग है, वो तो हमारे मरने पर खत्म हो जाएगा, पर पार्टी का दिमाग इमोर्टल है। Whatever the party holds to be truth, जिसको पार्टी सच मानती है वही सच है। It is impossible to see reality except by looking through the eyes of party. पार्टी के तरीके से देखे बिना हम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। इसका एंड क्या होता है कि विंस्टन टूट जाता है, वो भी पार्टी के व्यूज को मानने लग जाता है। वो एक बार लिखता है कि फ्रीडम इज द फ्रीडम टू से दैट 2 and 2 plus 2 makes 4। वो एक बात कहता है, वो ये कहता है कि साहब जो आजादी है वो ये कहने की आजादी है। पहले तो उसने कहा था भी आजादी तो ये है कि आपको 2 और 2 4 होते हैं, पर लास्ट में उसको ये पता चलता है कि कई बार 2 और 2 5 होते हैं, कई बार 2 और 2 3 होते हैं, और कई बार वो 2 और 2 कुछ भी हो सकता है। उसकी जो पार्टी के प्रति लॉयल्टी है वो उसके अपने जजमेंट के बाद ही साबित होती है। इस परसेप्शन as with his prescription for improvising poor writing, Orwell's strategy for addressing the fallacy of nationalism is to teach us to recognize them। ठीक है, जो बात उसने ये लिखी है उस बात से वो ये कहना चाहता है, वो हमें कुछ तरीके बताता है कि किस तरह से हम नेशनलिज्म को पहचान सकते हैं, एंड देन टू अपील टू आवर ओवन गुड सेंस। और क्योंकि देखिए राइटिंग तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी, आपने पूरा लेक्चर सुना ही है, तो वो हमें कुछ तरीके बताता है जिनसे कि हम नेशनलिज्म को पहचान सकते हैं और हम अपने गुड सेंस को अपील कर सकते हैं। पहला स्टेप वो कहता है कि आप अपने खुद के इम्परफेक्शन को पहचानिए, अपने खुद की फेलेबिलिटी को और अपने बायास को, जो पूर्वाग्रह है उसको पहचानिए। As for the nationalist loves and hatred that I have spoken of, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि नेशनलिस्ट जो हैं वो किन चीजों को प्यार करते हैं, किन चीजों को नफरत करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ अस। तो वो लोग क्या है कि वो हमारे उन मतलब हम लोगों के बीच में से ही है ना, वट एवर वी लाइक और नॉट, चाहे हम इन्हें पसंद करें या ना करें। वाइदर इट इज पॉसिबल, क्या उनसे छुटकारा पाना संभव है, मैं नहीं जानता, पर मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ स्ट्रगल करना बड़ा संभव है। एंड दैट इज एसेंशियली, और ये जो स्ट्रगल है ये एक मोरल है। ये क्वेश्चन है कि हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि व्हाट वन रियली इज, कि एक आदमी खुद है क्या, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हमें जो
जो हमारे अंदर बायास है हमें उन बायास को भी मानना है। सबसे पहले हम ये देखें साहब कि हमारे अंदर है क्या, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हमें उन बायास को देखना है। द इमोशनल अर्ज, वो जो इमोशनल अर्ज है उनसे तो हम भाग नहीं सकते हैं, और वो तो पॉलिटिकल एक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि इसलिए वो साइड बाय साइड आती हैं। अगर हम रियलिटी को मानते हैं तो वो हमारे साइड बाय साइड इमोशनल बयास भी आता है। एक आदमी बयास से तो नहीं बच सकता है, पर उसे बयास को प्रिंसिपल नहीं मानना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर किसी उसको कोई एक टीम पसंद है पर वो उस टीम के साथ ही ना चिपक जाए। अगर वो कुछ और नहीं कर सकता है तो वो खुद की जजमेंट को तो मान ले। उसके दिमाग में इतना तो हो ना कि भाई मेरी टीम में ये कमियां हैं। ठीक है, आपको टीम पसंद है, बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी टीम पसंद है, लेकिन साहब उसमें जो कमियां उसको तो मान लो। फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा करेक्टर का कि आप क्या आपकी इच्छा है और क्या आप जानते हैं, इन दोनों के बीच में फर्क निकाल लोगे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तभी आप अनप्लीजेंट फैक्ट्स को फेस कर पाओगे, तभी आप बिना झूठी बातों के आराम से रह पाओगे। हम सबको क्या चाहिए कि हमें एक सच के अंदर विश्वास रखना चाहिए। तभी हमें एक स्केप्टिज्म, मतलब कोई भी पर्सन, आज क्या होता है कि आज मान लो आप ए टीम को पसंद करते हो और मैंने जरा सा कह दिया ओ हो ए टीम तो बुरी है, और आप लग गए मेरे ऊपर, नहीं साहब ए टीम बुरी कैसे है। तो आपको क्या है, थोड़ा सा स्केप्टिज्म, आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वैसे तो ये जो सोल्यूशन है ये एक पार्शियल सोल्यूशन है। इसमें क्या है कि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा सेन रहता है, सही रहता है, ऑनेस्ट रहता है पर इससे जो एटमोस्फियर है वो नहीं बदलेगा। ऑरवेल इस बात को समझते थे और अपनी लाइफ के एंड में जो इंडिविजुअल थॉट का क्वेश्चन था वो उनका सेंट्रल कंसर्न बन गया। टोटलिटेरिज्म की बात करते हुए ऑरवेल ने यह देखा कि फ्रीडम की जो स्ट्रगल है वो क्लास या नेशन के बीच में नहीं होगी, पर बल्कि क्या होगी, फ्यू क्यूबिक सेंटीमीटर इनसाइड स्कल। पहले वो कहते जो ये क्लास या नेशन, यूएस और ये जो बड़े बड़े देशों की स्ट्रगल सोचते हो, या अमीर गरीब की जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल सबसे पहले कहां होगी, हमारे दिमाग के अंदर होगी। सबसे पहले हमें इसको ही देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप, सॉरी ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।